नमस्कार, डीके टाइम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है। इस दौरान देखा जा रहा है कि बिहार के जो लोग रहने वाले हैं, ये लोग कुछ लोग जो है बाहर रह रहे हैं। पश्चिम बंगाल हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मतलब बिहार से जो है बाहर में जो वो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो रोजगार की तलाश में वो लोग बाहर में हैं, वहाँ नौकरी कर रहे हैं। इस दौरान देखा जा रहा है कि सरकार क्या उनका ज़मीन छीन लेगी यदि वो लोग बिहार में नहीं जाकर अपना सर्वे नहीं कराते हैं। तो अब इसी सवाल को लेकर आज हम बैठे हुए हैं। आज कलकत्ता हाई कोर्ट के जाने माने वकील राजीव सिंह, जिनका कोई किसी पहचान का मोहताज नहीं है, आज ये हमारे बीच जुड़े हुए हैं। सबसे पहले स्वागत है आपके डीके टाइम में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहला सवाल ये है कि जो बिहार से जो लोग बाहर रह रहे हैं, जो मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, जी। कोलकाता, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, ये सब जगह पे वो लोग नौकरी कर रहे हैं, तो क्या सरकार उनका जमीन छीन लेगी जो है? नहीं, नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। सरकार कभी भी किसी का ज़मीन नहीं छीनेगी। देखिए, सर्वे के मकसद को आपको समझना पड़ेगा। सर्वे का मकसद है कि एक्चुअली ओनर, जो भी ज़मीन का जो मालिक है उसका पता लगाना है। ज़मीन से जुड़े बहुत सारे आपराधिक केसेस वगैरह चल रहे हैं, उसको कम करना, आपराधिक कांड को कम करना है और ओरिजिनल मालिक का पता लगाना है। ऐसी सरकार की भी बहुत सारी ज़मीन है जिस पे अवैध कब्जा होके रखा है। तो इससे क्या हुआ कि एक्चुअली ओनर कौन है ये पता लगेगा। अच्छा। तो ऐसा सरकार किसी का ज़मीन छीनने नहीं जा रही है, बल्कि सरकार का इसके पीछे बहुत सुचारू तरीके से इसको पूरा करना है। इसके ओरिजिनल मालिक का पता लगाना है, प्लस आपराधिक मामलों को कम करना भी तो है। जो लोग अन्य प्रदेशों में रह रहे हैं, उनके उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अन्य प्रदेश में भी जो लोग रह रहे हैं उनको चिंता करने की कोई विषय नहीं है, क्योंकि जो अन्य प्रदेश में रह रहे हैं वो कहीं न कहीं अपने गाँव से, पैतृक भूमि से जुड़े हुए हैं। तो उनको क्या जाना चाहिए अपने घर? ऑब्वियस बात है, सर्वे के समय उनको जाना चाहिए। अगर मान लीजिए उनके नाम से यदि है ज़मीन, तो कोई बात नहीं है। उनके पास उनका कागज़ात है, दाखिल-खारिज का कागज़ात होगा, म्यूटेशन का पेपर होगा, या वो सेल डीड होगा जिससे वो ज़मीन खरीदे हुए हैं। तो कुछ न कुछ पेपर उनके पास ज़रूर होगा, तो उस पेपर को लेके वो जाएँगे और जो भी अधिकारी वगैरह है उनके सामने वो रखेंगे, तो कोई चिंता का विषय नहीं है। अच्छा, तीसरा सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि कुछ लोगों का जमीन आप देख पा रहे होंगे बिहार में, दादा परदादा के नाम से है। उन दादा परदादा का भी मृत्यु हो गया है, उनके फादर का भी मृत्यु हो गया, जो है बच गया बेटा। तो बेटे लोग हैं जो है, तो उस सिचुएशन में क्या करना होगा? देखिए, अगर लीगल हेयर इसको बोलते हैं, तो सबसे पहले उनका साबित करना होगा कि वो जिनके नाम से ज़मीन है, हु इज़ द एक्चुअल रिकॉर्डेड ओनर। मान लीजिए मेरे दादाजी के नाम से ज़मीन है, दादाजी के बाद एज़ अ लीगल हेरिटेंस मेरे पिताजी के पास वो ज़मीन आएगी, उसके बाद मुझे मिलेगी। तो मेरे दादाजी का देहांत हो गया, मेरे पिताजी का देहांत हो गया। तो सबसे पहले मुझे एक लीगल हेयर सर्टिफ़िकेट्स, जो कि लोकल काउंसलर होते हैं, पंचायत प्रमुख होते हैं, मुखिया होते हैं, उनसे एक वंशावली, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, वो इश्यू करवाना पड़ेगा। उस वंशावली के बेसिस पे मुझे एक जाके लोकल कोर्ट में जाके नोटरी एक एफिडेविट तैयार करनी होगी कि हाँ, इनका लीगल हेयर मैं हूँ। तो उस बेसिस पे मैं साबित कर सकता हूँ कि मैं उनका लीगल हेयर हूँ। उसके बाद मैं लोकल सीईओ के पास, जहाँ भी दाखिल खारिज होता है, म्यूटेशन होता है, ऑनलाइन मुझे म्यूटेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ऑफलाइन भी प्रोसीजर है, ऑनलाइन भी प्रोसीजर है। उसमें म्यूटेशन के लिए अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद आपको समय मिलेगा, उस समय में आप दस्तावेज़ लेके वहाँ हाज़िर होइए। उसके बाद आपके नाम से म्यूटेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक और सवाल। राम, दो भाई हैं, राम और श्याम। हुँ, तो राम का जमीन जो है श्याम कब्जे में ले लिया, श्याम का जमीन राम कब्जे में ले लिया जो है। हुँ। और इस तरीके से वो लोग जो है आपस में जो है जबरदस्ती करके जो है एक दूसरे का जो हड़पे हुए हैं जो है। तो इस सिचुएशन में उनको क्या आप सलाह देना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले इन राम और श्याम के केस में समझना होगा कि ज़मीन ओरिजिनली किसके नाम से था। मान लीजिए राम और श्याम 2 भाई हैं, लेकिन एक्चुअली ज़मीन उनके पिताजी के नाम से था। पिताजी का देहांत होने के बाद राम और श्याम ने क्या आपस में बँटवारा किया है? बँटवारा या तो लिखित है या मौखिक है। देखिए, मौखिक का तो कोई वैल्यू नहीं है। यदि लिखित बँटवारा है, तो उसमें एज़ पर शेड्यूल और स्पेसिफाइड रहता है पोर्शन, कि ए पोर्शन राम का, बी पोर्शन श्याम का। तो ऐसा वो नहीं कर सकता है। ए का पोर्शन राम, ए ए पोर्शन यदि अलॉट हुआ है, तो वो राम का ही रहेगा, बी पोर्शन अलॉट हुआ है तो वो श्याम का ही रहेगा। यदि इसके उल्टे, यदि श्याम ने मान लीजिए ए के कुछ भाग को हड़प करके रखा है, या बी ने श्याम के कुछ भाग को हड़प करके रखा है,
तो उसमें लोकल कोर्ट में जाके मुकदमा वगैरह दायर करके सूट फॉर पार्टीशन वगैरह करके वो उसका निवारण कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एक और आखिरी सवाल, खतियाना जमीन है, पास में कोई कागज नहीं है, उसको क्या करना चाहिए? खतियानी यदि जमीन है तो पहले आपको खतियान निकालना होगा। लोकल अंचल है, डिस्ट्रिक्ट है, मुख्यालय है, वहाँ से खतियानी उपलब्ध है, तो नंबर वगैरह आप मुहैया करा के अपना खतियानी अलॉट ले सकते हैं। खतियानी में देखना पड़ेगा कि आपका किसके नाम से जमीन है। यदि परदादा के नाम से जमीन है, ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी, तो ये लीगल है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि खतियानी अलॉट होने के बाद देखना पड़ेगा कि खतियान में किसके नाम से है। खतियान के बाद आपके पास ये जमीन किस तरीके से आ रहा है, तो सबसे पहले आपको बंसावली तैयार करनी होगी। बंसावली तैयार करने के बाद लोकल कोर्ट में जाके एक एफिडेविट तैयार करना होगा। एफिडेविट तैयार करने के बाद आप ऑन द बेसिस ऑफ द सेड बंसावली आप ऑनलाइन म्यूटेशन के लिए अप्लाई कीजिए या ऑफलाइन म्यूटेशन के लिए अप्लाई कीजिए। ऑनलाइन यदि अप्लाई करते हैं तो आपको एक समय दिया जाता है, उस समय के भीतर दस्तावेज लेके, बंसावली लेके, एफिडेविट लेके, खतियानी लेके आप सीओ के पास अंचल में हाजिर हो, अपना कागजात वगैरह दिखाए, आपके नाम से म्यूटेशन हो जाएगा, दाखिल खारिज जमाबंदी आपके नाम से हो जाएगी। अच्छा, एक अंतिम और आखिरी सवाल, सपोज दादा के नाम पे जमीन है, दादा का भी देहांत हो गया, फिर जो फादर का भी देहांत हो गया, जो है अब आपस में जो बेटे हैं, 4-5 जो भी बेटे हैं, वो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, हमको इतना दे दो, हमको उतना दे दो, वो तो इसका कैसे निपटारा होगा? देखिए, जहां भी यदि बंसावली के सूत्र से यदि जमीन पाते हैं, ए के नाम से जमीन था, उसके बाद उनका बेटा बी के पास आया, वो अकेला था, बी के देहांत के बाद देखा गया सी डी ई एफ जी एच 4-5 भाई बहन है, तो कानून तो ये कहता है कि इनको बंदोबस्त करना होगा। बंदोबस्त लिखित होना चाहिए, जिसको पार्टीशन बोलते हैं हम लोग। एक पार्टीशन डीड करके सी डी ई एफ जी एच एक भाग बंटवारा करेंगे। भाग बंटवारा करने के बाद बकायदा नक्शा वगैरह बना के, चौहदी बना के, कि जो स्पेसिफिक उनका पोर्शन होगा कि कौन किस अंश का मालिक रहेगा। नहीं, जैसे दादा का देहांत हो गया है, फादर का भी देहांत हो गया है, वो उसी सिचुएशन में बेटे जो है, 4-5 जो बेटे हैं, वो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि हमको पूरा दे दो, हमको पूरा दे दो। नहीं ले सकते हैं। उनके देहांत के बाद, दादा के देहांत के बाद, पिताजी के देहांत के बाद सभी बेटा और बेटियों सबको बराबर का अधिकार है, एकदम बराबर का अधिकार है। कोई किसी का हक छीन नहीं सकता। अगर कोई भाई किसी तरह से जोर जबरदस्ती करता है तो आप कानून का सहारा लीजिए, आप कोर्ट में मामला कीजिए, सूट फॉर पार्टीशन कीजिए, उसमें इंजंक्शन ऑर्डर लीजिए कि जब तक बंटवारा ना हो जाए कोई भी भाई उसको किसी को भी बेच नहीं सकता है। तो कानून का सहारा लीजिए, रिलीफ मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि यदि दादा के नाम पे जमीन है, फादर के नाम पे जमीन है, यदि उनके 4 बेटे हैं, तो बराबर बराबर हिस्सा सभी को मिलेगा, जो है, क्योंकि प्रॉपर्टी दादा के नाम पे है। बेटियां है तो बेटियों को भी बराबर का हकदार है। बिल्कुल, बेटियां भी बराबर का हकदार है। यानी पहले बेटियों को हक नहीं मिलता था, लेकिन बेटियों का भी अब बराबर का अधिकार है। 2005 से विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि बेटा और बेटी बराबर है, दोनों को बराबर का हक मिलेगा। हाँ, अगर बेटियां चाहती हैं तो उनका जो शेयर है वो नो ऑब्जेक्शन देगी कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और अपना पोर्शन चाहे तो भाइयों को गिफ्ट कर सकती है, अनडिवाइडेड पोर्शन। यानी बेटियां जो है अपना पोर्शन जो है भाइयों को, ज्यादातर केसेस में देखा जाता है कि वो लोग जो है गिफ्ट कर देती है, जो है, क्योंकि ससुराल में जाएंगे तो जो है ससुराल के बाद यदि मायके में जाएंगे तो थोड़ा सा इज्जत मिलेगा, जो है। तो इस सिचुएशन में बेटियां जो है देखा जाए तो हक नहीं लेती है। बेटियां हक नहीं मांगती है, क्योंकि बेटियों को एक अपने नैहर से बहुत प्रेम रहता है भाइयों के प्रति, और हमारे हिंदू लॉ के हिसाब से अभी देखा जाए तो सक्सेशन में बराबर का अधिकार है, लेकिन बेटियां मैक्सिमम नहीं लेती है। लेकिन अगर बेटियां चाहे तो उनका कानूनी अधिकार है, वो ले सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच जो है जाने माने वकील कलकत्ता हाई कोर्ट के राजीव सिंह जी जुड़े हुए थे, जो इसी के साथ जो है बहुत बहुत धन्यवाद।